नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। यह मंच हमारा सदा समर्पित रहता है साथियों हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए साथियों, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साथियों मैं हर बार बताता हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही फिल्लर फोरम ऐप मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हम साथियों अपडेट्स डालते रहते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, वहाँ पर तो मैं खुद ही डिटेल्स डालता रहता हूँ। जो कुछ पॉइंट्स यहाँ छूट जाते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, वो डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। वो कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था चैनल के बारे में। अब हम जरा अपने क्लास के बारे में देख लेते हैं साथियों। तो क्लास में हमारा आधुनिक काल चल रहा है, मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया के अंदर इससे पहले की वीडियोस में हमने साथियों 3 लेक्चर लिए थे। सामाजिक सुधार आंदोलन या सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कह सकते हैं। उनमें हमने देखा कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के अंदर अलग अलग लीडर्स ने कौन कौन से सुधार किए और कौन कौन से संगठन बनाए जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया, जैसे कि आर्य समाज था, परमहंस मंडली थी, सेवा सदन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। इनके ऊपर हम 1 बाय 1 करके ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साथियों आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद मतलब अब हम चल रहे हैं टाइम पीरियड का, अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद और 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पहले और कांग्रेस की स्थापना के समकालीन जो संगठन बने थे, जो राजनीतिक संस्थाएं डेवलप हुई थी, लीडर्स ने इनका निर्माण किया था अलग अलग मुद्दों की वजह से, उनके ऊपर हम 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद का क्या क्या कारण हुए थे साथियों, सबसे पहले हम उसके ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। तो साथियों देखो क्या होता है कि 1857 की क्रांति के बाद में लोगों में चेतना जागी पूरे देश के अंदर। पर बुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, मध्यम वर्गीय जितने भी प्रकार के लोग थे, सभी के अंदर चेतना जागी, सभी लोग जुड़े धीरे धीरे करके। 1857 क्रांति के अंदर आप सभी को पता होगा कि सभी के अलग अलग राजनीतिक इश्यूज थे। किसी के आर्थिक कारण थे, किसी समाज के राजनीतिक कारण थे, शासन से परेशान थे कुछ लोग आर्मी के अंदर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के लोगों का जुड़ाव हुआ था 1857 की क्रांति। चाहे कारण सबके अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था कि ब्रिटिश शासन को हटाना है और स्वराज की स्थापना करनी है। खुद का शासन तंत्र होना चाहिए बजाय ब्रिटिशर्स के। तो उसके अंदर से, हालांकि वो 1857 की क्रांति में बाद में हम हार गए थे, हमारे लीडर्स हार गए थे, तो अंग्रेजों ने दमन किया बहुत बुरी तरह से। फिर उसके बाद में 3 प्रमुख कानून बनाए गए, 4 प्रमुख कानून बनाए गए 1858 से लेकर के 1861 के बीच में साथियों। सबसे पहले बनाई गई आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान, नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, उसके बाद सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और 1861 का पुलिस एक्ट, 1861 का पुलिस एक्ट, जो कि आज भी हमारे पुलिस महकमे में चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट में चलता है। कोई भी एफआईआर अगर दर्ज की जाती है तो 1861 पुलिस एक्ट के आधार पर दर्ज की जाती है वो एफआईआर। जरा देखिए फुल फॉर्म लिखिए जरा, एफआईआर की क्या होती है, देखते कितने लोगों को पता भी है, या हायर एजुकेशन के स्टूडेंट ऐसे चल रहे हैं। तो ये कुछ कारण थे साथियों। ठीक है, और हम कारण देखते हैं और क्या कारण हुए थे। तो साथियों देखिए, कारक और कारण जो थे ना, इसमें फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा लोगों ने उससे अपना वो लिया, क्या बोलते हैं, प्रेरणा ली एक प्रकार से। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी साथियों, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांस के शासक को हटा करके जनता ने शासन पर कब्जा कर लिया था, वहाँ पर फिर डेमोक्रेसी आ गई थी बाद में। ये सबको पता फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, तो उससे जब वो चेतना पूरे वर्ल्ड में फैली तो उससे भारतीयों ने भी प्रेरणा ली साथियों। वो एक अहम कारण था 1857 की क्रांति का भी और लोगों में चेतना जागृत करने का भी। और भारतों के अंदर पुनर्जागरण, भारतीयों का पुनर्जागरण, जैसे साथियों कि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हुआ था ना,
यूरोप में 15 to 17 सेंचुरी के अंदर पुनर्जागरण काल कहा गया यूरोप का। रोमन एम्पायर को दोबारा वाल्टियर्स ने और होमर, वाल्टियर्स, डिडरो वगैरह जो राइटर्स हुए थे, लेखक हुए थे, बुद्धिजीवी वर्ग, उन्होंने बहुत कुछ लिखा रोमन की प्राचीन सभ्यता के बारे में, तो उसे पुनर्जागरण कहा गया। यूरोप का दोबारा रिफॉर्म हुआ एक प्रकार से। तो इसी प्रकार से भारतीयों का पुनर्जागरण साथ ही उसी एजुकेशन के माध्यम से हुआ। उसी एजुकेशन का जो वो विचार चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में फैले, तो उसी से ही प्रबुद्ध वर्ग निकल करके आया भारतीयों का। ठीक है, आक्रोश, भारतीयों के अंदर आक्रोश था ब्रिटिश के दमनकारी नीतियों के खिलाफ, सबको पता है, इसमें कोई खास है नहीं बताने का, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, संसाधनों का दोहन किया गया हमारे यहाँ के, सबको पता है। रॉ मटेरियल यहाँ से कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे ब्रिटिशर्स, ट्रेन के माध्यम से लेके जाते थे या शिप्स के माध्यम से ढुलाई करके फिर इंग्लैंड लेके जाते थे, चाहे वो कपास रही हो, नील रहा हो, अफीम रही हो, और बहुत से अन्य प्रकार के कच्चा माल यहाँ ले जाकर सस्ते में ले जाकर के ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री में डेवलप करके प्रोड्यूस करके उसी कच्चे माल से फिर प्रोडक्शन बना करके भारतीय बाजारों में सस्ते दामों पर बेचा गया। वो तो डबल बेनिफिट हुआ, तो उनको इंडिया से कच्चा माल मिला, दूसरा इंडिया के ही वहाँ से इंग्लैंड से प्रोसेस करके उसको प्रोडक्शन करके और इंडिया के बाजारों में बेचा गया सस्ते दामों पे। उससे क्या हुआ साथी, हमारे यहाँ के जो इंडिया के जो उद्योग धंधे, हाथकर का उद्योग था ना, वो खत्म हो गया, धीरे धीरे बर्बाद हो गया। क्यों? यहाँ के रेट के ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगा दी ज़्यादा, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते थे। क्यों? एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, निर्यात का कर ज़्यादा लगा दिया, तो रेट महंगे हो गए प्रोडक्ट के, यहाँ के प्रोडक्ट जो थे उनके। और इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट है वो था व्यापार मुक्त व्यापार की नीति अपना गई, उसको कोई टैक्स नहीं लगा दिया, टैक्स फ्री कर दिया गया एक प्रकार से उसको। तो इंपोर्ट जो किया गया इंग्लैंड के थ्रू, इंग्लैंड ब्रिटिशर्स ने, उसका रेट डाउन हो गया, तो वो कम्पीट नहीं कर पाए हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स के साथ में। एक तो हाथों से प्रोडक्ट बनाया जाए, एक मशीन से प्रोडक्ट बनाया जाए, बहुत फर्क होता है। वो भी सस्ते में मिले तो लोग किसको लेंगे? इसको लेंगे ना, इसको थोड़ी लेंगे। बात आ रही समझ में? तो ये उद्योग धंधों को बर्बाद करने का बहुत बड़ा कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, और रेल चलाई गई 1850 के बाद में। साथ ही सबको पता, मुंबई से थाने के बीच में जो ट्रेन चलाई थी, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो कपास की गांठों को इकट्ठा करने के लिए स्टार्टिंग में चलाई गई थी, कि दूर दराज के क्षेत्रों से कपास इकट्ठी करके लाई जाए और मुंबई की बंदरगाह पे लाई जाए, और वहाँ से फिर शिप में डाल करके उसे सीधा इंग्लैंड पहुँचाया जाए। तो समय की बचत होती, जितने समय की बचत होगी उतने जल्दी काम होंगे, और जितने जल्दी काम होगा उतना ज़्यादा मुनाफा ब्रिटिशर्स को होगा। ये उनकी पॉलिसी थी, ये हो गया। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा जो कि पश्चिमी शिक्षक जो थे, विद्वान जो लोग थे, जैसे कि ट्रेवलियन, मैकॉले और बेंटिक, इन्होंने बहुत कुछ लिखा साथियों। वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के, वेस्टर्न एजुकेशन के माध्यम से हमारे यहाँ पर भी जो प्रबुद्ध वर्ग उभर कर गया, उसी में से देखिए साथियों क्या होता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ये था कि उससे जो गुरुकुल वगैरह, वो जो हमारे यहाँ के ओरिजिन एजुकेशन पॉलिसियाँ, शिक्षाएँ, शैक्षणिक संस्थाएँ थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, वो बंद हो गए। एक्ट बना दिया 1835 एक्ट मैकाले ने। तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ के जो गुरुकुल वगैरह थे, वो शैक्षणिक संस्थाएं जो थी, स्कूल कॉलेज वगैरह जो थे, वो धीरे धीरे करके बंद हो गए, क्योंकि उनको अनुदान नहीं मिला साथियों। एज पर कानून, ये ब्रिटिश बहुत निकम्मे नाकारा नालायक होते थे, कानून बना करके कोई भी काम करते थे, वही कानून आज भी चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो गुरुकुल वगैरह बंद हो गए, तो क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम हमारा बंद हो गया, बर्बाद हो गया। उसकी जगह पे इन्होंने स्कूल सिस्टम लेकर के आए, किंडरगार्टन लेकर के आए हैं, इंग्लिश मीडियम लेकर के आए। मैकाले का मिनट अगर आप पढ़ोगे, जो मैकाले ने मिनट 1835 में जो लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसने कहा था कि अगर हमें लंबे समय तक काबिज रहना है, इंडिया के ऊपर राज करना, तो इनकी यहाँ की भाषा तोड़नी होगी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करना होगा, इनका ओरिजिनल इतिहास इनको नहीं बताना, इनको इतिहास गलत पढ़ाना है। वो सारी पॉलिसी लागू की धीरे धीरे करके, और वैसी मानसिकता लोगों की बन गई फिर धीरे धीरे करके। आज भी देखोगे तो आप अगर ब्रिटिश मानसिकता लिए बहुत सारे जो हाई एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, चाहे वो यूपीएससी क्वालिफाइड पर्सन रहे हो, चाहे वो आईसीएस क्वालिफाइड पर्सन रहे हो, या किसी भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऑफिसर रहे हो, उनकी माइंड से लाल फीता शायद दिमाग में रहती है, वी आर द सुपीरियर, वी आर द डोमिनेंट। मैं कहा लेके देने, अंग्रेजियत नहीं गई, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई, मानसिकता नहीं बदली अभी हमारे इंडियंस की। बहुत सारे इंडियंस हायर एजुकेशन में ऑफिसर्स लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये इन लोगों ने एजुकेशन दी, एजुकेशन से में ही ये नेगेटिव पॉइंट था। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या था, उसी एजुकेशन से, उसी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान निकल करके आए, जिन्होंने सामाजिक संस्थाएं बनाई और समाज को आगे ले जाने में बहुत योगदान दिया।
हैं, और भी बहुत सारे लोग निकल करके आए। ठीक है, ये हो गया। और प्रेस और साहित्य का क्या रोल था साथियों इसके अंदर है? आधुनिक राष्ट्रवाद के अंदर प्रेस और साहित्य का, मतलब प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, अखबार, लिटरेचर, मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं वगैरह, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो क्या हुआ था 1877 तक टोटल अखबार जो थे ना, पत्र जो थे 169 लगभग टोटल पत्र प्रकाशित होते थे, पब्लिश होते थे, और उनकी पहुंच होती थी लगभग 1 लाख लोगों तक ही। कितने लाख लोगों तक पहुंचे थे? सिर्फ 1 लाख लोग वही पढ़े लिखे थे, और उन्हीं तक वही मतलब सक्षम थे पत्र पत्रिकाओं का खर्चा वहन करने में, मैनेज करने में, वही सक्षम थे लगभग 1 लाख लोग। 169 के अप्रोक्सीमेटली पब्लिश होते थे पत्र पत्रिकाएं 1877 तक। ठीक है, तो इसका बड़ा बहुत बड़ा रोल रहा। फिर धीरे धीरे लोगों में चेतना आई, पढ़ने लिखने लगे लोग, उसी में से निकल करके आए डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह। वेस्टर्न कल्चर देशभक्ति का जगाया, देशभक्ति की अलग जगह साथ कुछ राइटर्स ने, कुछ लेखकों ने, जिसमें कि हिंदी के साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के जो प्रमुख विद्वान थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाकवि कालिदास का समतुल्य माना गया है इनको। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाली में जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखा, सबको पता है। RRM राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने बहुत कुछ लिखा इन चीज़ों के ऊपर। और BC चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बंगाली के विद्वान हुए हैं, बंगाली भाषा में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। असमिया में भी लिखा बहुत से लोगों ने, और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोगों ने लिटरेचर लिखा, साहित्य लिखा, जिसके से कि प्रेरणा मिली, जिससे कि लोगों को, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बहुत बड़ी भूमिका रही साथियों। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आर्य समाज से लेकर के आपका चले जाइए आप पीछे तक, रामकृष्ण परमहंस मंडली, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के प्रणेता जो थे हैं, वहाबी आंदोलन, सेवा सदन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग वगैरह, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनसे भी लोगों का जुड़ाव हुआ, और लोगों में धीरे धीरे करके चेतना का विकास हुआ, जागृति आई लोगों के अंदर, सोच समझ बढ़ने लगी। आधुनिक क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत में स्वराज की स्थापना करने वालों में से 2 लोग प्रमुख हुए साथियों। उत्तर आधुनिक काल में क्या बोलते हैं, शिवाजी महाराज, मराठा स्वराज शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज का सपना देखा था और हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी मध्य भारत में और दक्षिण भारत के ज़्यादातर हिस्सों में। और उसके बाद फिर हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कि स्वराज की संकल्पना दी थी आधुनिक भारत में सबसे पहले। उसी संकल्पना के ऊपर आगे चल करके तिलकनेर, गोखले और इत्यादि वगैरह जो विद्वान हुए थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया था। उसी से इस स्वदेशी आंदोलन निकल करके आया। आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री। ये हो गए धार्मिक सामाजिक और धार्मिक सुधार का आंदोलन बहुत बड़ा चला था, जिसमें से कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का डेवलपमेंट हुआ साथी। उसी में से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकल करके आए थे। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, उसी जो एजुकेशन सिस्टम था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर से ही डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये निकल करके आए। इन्होंने भी समाज को ऊपर उठाने में, राष्ट्रवादी सोच में काफ़ी भूमिका रही इनकी भी। और समकालीन वैश्विक घटनाएं, उस समय की वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा था मामला, पूरे विश्व में क्या चल रहा था। इटली को आज़ाद हुआ, स्पेन से आज़ादी मिली, अमेरिका को आज़ादी मिली। अमेरिका खुद गुलाम था, आधे लोगों को पता ही नहीं, बहुत बड़े लंबे समय तक गुलाम रहा था। तो 1776 में आज़ाद हुआ अमेरिका। वो तो शुक्र मनाइए अब्राहम लिंकन का, जिसने, जो कि कमांडर था, अब्राहम लिंकन, और उससे पहले एक और थे जॉर्ज वाशिंगटन तो बहुत बाद में, अब्राहम लिंकन मेन थे पहले। उसने आज़ादी दिलवाई, कमांडर था वो अपनी आर्मी का, जैसे हमारे यहाँ का क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे ही वो थे। उन्होंने बीड़ा उठाया अपने देश को आज़ाद कराने का 1776 के अंदर। तब जाकर अमेरिका आज़ाद हुआ। फ्रांसीसी का गुलाम था, स्पेन का गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था। 1 बाय 1 बारी बारी करके उसको दोहन किया गया वहाँ से यूरोपियन। बहुत काला ब्लैक हिस्ट्री रही है सारी यूरोपियंस की, कोई नहीं बताता। लेकिन वहाँ से खदानों में तो खोद लाई उनका सारा हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब लूट करके ले आई, अफ्रीका में से सब खत्म कर दिया उनका। समकालीन विश्व घटनाएं हो गई। प्रतिक्रियावादी नीतियां था, तो ब्रिटिशर्स की नीतियों के खिलाफ
जो लोगों का जन आंदोलन उभर के आया उसे प्रतिक्रियावादी नीतियाँ कहा गया। क्रिया की ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाए लोगों को दबाने के लिए, लोगों को अपने अपने फेवर में करने के लिए, या जो भी उनकी पॉलिसी रही थी, लेकिन उसके विरोध में जो लोगों ने, भारत के लोगों ने जो विरोध किया उसे प्रतिक्रिया नीतियाँ कहा गया। प्रतिक्रिया नीतियाँ कौन कौन सी हुई देख लेते हैं। जैसे कि लिटन, वायसराय लिटन जो था उसने क्या किया था, तो इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज की इंडियन सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी जिसको कह सकते हैं, वो इंडियन सिविल सर्विसेज, और उससे पहले आईसीएस हुआ करता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोला गया था इसको उस समय पे। तो उस इंपीरियल सिविल सर्विसेज में भाग लेने के लिए मैक्सिमम जो एज थी वो 21 साल थी, और उसने 21 साल से घटा करके 19 साल कर दी थी। ये कंट्रोवर्शियल रहा था बाद में, तो इसको सुधार करने के लिए उन्होंने विरोध किया, प्रतिक्रियावादी नीति। ये 1876 के अंदर पारित किया था लिटन ने, 2 साल इसकी उम्र घटा दी थी, तो लोगों ने विरोध हो गया, क्यों, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो मान लीजिए आपके 30 ईयर्स नेट जीआरएफ की एज है, नेट की तो अनलिमिटेड है, सबको पता है, जीआरएफ के 30 है। तो अगर मान लीजिए 30 से 25 कर दी जाए आपकी, कि 25 साल के बाद का कोई भी स्टूडेंट जो है जीआरएफ का एग्जाम नहीं दे सकता, क्या हाल होगा? लोग आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे? सड़कों पर उतर के आओगे भाई साहब। तो ये हालात थे। और देख लेते हैं जरा, ये कर दिया 1877 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया दक्षिण भारत के अंदर। जब वो उस समय किया गया जब दक्षिण भारत के अंदर बहुत हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, और क्या बोलते हैं, अकाल पड़ा था उस समय। दक्षिण भारत के लोगों को खाने को अन्न नहीं मिला था, अनाज नहीं मिला, इतना बुरा अकाल पड़ा था। एक ये पड़ा था, और एक विपत्ति का महासागर कहा गया बंगाल के अकाल को। बंगाल का अकाल बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था, 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी उसमें बंगाल की। बंगाल डेवलप्ड सिविलाइजेशन, बहुत बड़ा इलाका था और बहुत समृद्ध क्षेत्र था। ब्रिटिश ऐसी पॉलिसी लागू की, निचोड़ लिया बिल्कुल उसके अंदर से, और कुछ समय बारिश नहीं हुई, समय पर फसल पैदा नहीं हुई, इस वजह से ख़त्म हो गया मामला। वहाँ पर 1/3 जो 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो सारा ख़त्म कर, लोग मारे गए उसमें, भूखमरी के शिकार हो गए। बहुत 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 झेला साथियों लोगों ने, ऐसे आज़ादी नहीं मिली। कदर कीजिए इस चीज़ की। दिल्ली दरबार आयोजन किया गया 1877 के अंदर। दिल्ली में नहीं, दक्षिण भारत में हुआ था साथियों। 1877 के अंदर दिल्ली दरबार, जैसे 1911 के अंदर दिल्ली जब कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली राजधानी आई थी, वैसे दरबार आयोजन किया गया था। इसी प्रकार का दरबार का आयोजन वहाँ पर किया गया था ब्रिटिशर्स के उपलक्ष्य में, जब वहाँ पर अकाल पड़ा था उस समय। उससे लोगों का भावनाएं बढ़ गई कि लोगों को खाने के लिए तुम यार मौज मस्ती कर रहे हो, क्या मतलब हुआ? जैसे कि आजकल कुछ नेता लोग करते हैं, वही सिस्टम है। और 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था। प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर एक एक्ट लागू कर दिया था साथियों, जिसमें उसकी शक्तियाँ, जो प्रिंटिंग प्रेस की शक्तियाँ सीमित कर दी गई थी, उनका दायरा सीमित कर दिया था। उसके ऊपर कुछ नियम कानून लगा दिए गए थे, जो कि रेस्ट्रिक्शंस थी उसके प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, वो कानून था। और क्या हुआ इसमें, 1878 का शस्त्र अधिनियम में एक आर्म्स एक्ट बनाया गया है, आर्म्स एक्ट 1878 बनाया गया कि ये नियम लागू होंगे। पर्सनल बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि 1857 के क्रांति के अंदर बहुत से लोगों ने हथियार चलाए थे, घर में बना करके फैक्ट्रियों में, यहाँ जहाँ तहाँ जैसा जिसको मौका मिला सबने, जिसको जैसा भी मिला सबने हथियार चलाए थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये एक्ट लेकर के आए कि कहीं दोबारा विद्रोह ना कर दे लोग, घरों में कोई नहीं बनाएगा, लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस की भी शर्त इतनी कड़ी थी, घर कोई इंसान ले नहीं सकता था। ये हो गया। और 1883 का इल्बर्ट विल विवाद हुआ था साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इल्बर्ट विवाद में क्या हुआ था, तो वायसराय रिपन का समकाल में हुआ था। ये वायसराय रिपन थोड़ा लिबरल उदारवादी वायसराय था। तो उसने क्या किया कि एक एक्ट बनाया, एक आदेश पारित किया, क्या कि ब्रिटिश अधिकारी जिस मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं ना, उन मुकदमों की सुनवाई इंडियन जज भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात का, कि इससे पहले क्या होता था कि इंडियन जजों को, इंडिया के जो इंडियन जज थे, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर जज थे जुडिशरी सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम में, अंग्रेजी न्यायपालिका के अंदर।
तो उनको अधिकार नहीं, वो केवल इंडियन के लोगों का मुकदमा सुन सकते थे। हैं, ब्रिटिश अधिकारियों और कर्मचारियों का मुकदमे सुनने की उनको अनुमति नहीं थी। लेकिन इसने लॉर्ड रिपन ने, वायसराय रिपन ने क्या किया कि उनको अधिकार दे दिए इल्बर्ट बिल के माध्यम से, किनको, इंडियन जज को, कि वो इंग्लैंड के जो ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी उनके मामलों की भी सुनवाई कर सकते हैं। तो बवाल मच गया। क्या बवाल मचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम इंग्लैंड अंग्रेजी तो अपने आप को सुपीरियर समझते थे ना, इंडियंस को तो वो समझते नहीं थे, तो जानवरों की ट्रीट करते थे। तो उन्होंने विरोध करा इस बिल का। इंग्लैंड में विरोध हुआ और इंडिया में विरोध हुआ। समग्र रूप से चूंकि विरोध हुआ, इसलिए लॉर्ड लिटन को उस बिल में बाद में संशोधन करना पड़ा, क्या बोलते हैं, संशोधन करना पड़ा। संशोधन की वजह से उसका कोई खास वैल्यू रह नहीं गई थी उस बिल की, क्योंकि ज़्यादातर अमेंडमेंट कर दिया उसके अंदर, वो कर दिया, क्या बोलते हैं, काट छाट कर दी गई उस बिल के अंदर, तो उसका कोई खास वजूद रहा नहीं फिर। ये था इल्बर्ट विवाद। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कांग्रेस के पूर्व के संगठन कौन कौन से हुए थे। कांग्रेस से पहले, कांग्रेस की स्थापना सबको पता है 1885 में हुई थी। उससे पहले कौन कौन से संगठन बने जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, संगठन और राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उनके ऊपर देख लेते हैं जरा एक बार। तो सबसे पहले हम बंगाल को लेते हैं। तो बंगाल के अंदर साथियों सबसे पहले क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो सबको पता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो राजा राम मोहन राय के बाद में ही राजा राम मोहन राय के साथियों ने 1836 के अंदर मिलकर के एक नया संगठन बनाया, बंग भाषा प्रकाशक सभा के नाम से, क्योंकि राजा राम मोहन राय 1883 के अंदर डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्हीं के साथियों ने उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नाम की संस्था बनाई, और 1838 में बाद में जमींदार एसोसिएशन बनाई गई बंगाल में, या जिसको कहा गया लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी मतलब जमींदारों के पास जो ज़मीनें थी, जो बड़े जमींदार लोग थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, उन लोगों ने मिलकर के इस सोसाइटी का गठन किया, लैंड होल्डर सोसाइटी या बंगाल जमींदार एसोसिएशन। ज़मीन को लेकर के ये लड़ते रहते थे, इनका विवाद था ब्रिटिशर्स के साथ में। फिर 1843 के अंदर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई। और 1881 के अंदर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई गई, और इन दोनों का विलय इसी में हो गया बाद में। किनका विलय हुआ, जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अंदर हो गया। इन दोनों का विलय किसमें हुआ, इसमें हुआ, इन दोनों का विलय। ठीक है ना, ये लैंड होल्डर सोसाइटी, या फिर इसको ये दो नाम थे साथियों, जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, एक ही बात है। और दूसरी थी एक और ये दो, ये दोनों को मिलकर के या 1851 में ये बना दी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये बन गई थी, इन दोनों को मिलाकर के ये बना दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई नौरोजी ने। नौरोजी बोले तो वही दादा भाई नौरोजी, मेन फाउंडर मेंबर्स में से एक थे दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाने में। ठीक है, 1875 में इंडियन लीग बनाई गई, जो कि शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी। इंडियन लीग, ये साथियों में आपके मैच मेकिंग में बहुत ज़्यादा आएंगे हैं, ये छोटी छोटी संस्थाएं जो आपके मैच मेकिंग में बहुत ज़्यादा, कौन सी पहले बनी कौन सी बाद में बनी, 4 डेट दी जाएंगी, 4 सोसाइटियाँ दी जाएंगी या संस्थाएं दी जाएंगी, वो आपने मैच मेक करना उनका। ये नेट के आयोग क्वेश्चन है बहुत सारे, इनमें से देखोगे मिल जाएगा आपको। 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके स्थापनाकर्ता में से कौन कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है साथियों, इसकी डिटेल में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना अगर यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप किसी लोगों को। ठीक है, तो ये इधर का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया साथियों। अब हम थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं साथ, इसी टॉपिक को और आगे देखते हैं। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसको कहा गया, उसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे, उनके उद्देश्य क्या क्या थे साथियों, ठीक है, वो वन बाय वन कर देखते हैं। तो उनका मेन एक था कि 1877 के अंदर जो ICS को लेकर के एज का एक्ट जो पारित किया गया था उसको रिफॉर्म करना, उसको वापस लेकर के आना। क्यों? क्योंकि 1877 में इंपीरियल सिविल सर्विसेज का उम्र विवाद हो गया था ना, मैंने अभी बताया आपको कि 21 साल से घटा करके 19 साल कर दिया था। तो उसको लेकर के इन्होंने आंदोलन किया था। और इनकी एक डिमांड और थी क्या, कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में एक ही स्थान पर एक ही बार में एग्जाम करवाया जाए, परीक्षाएं जो थे, एग्जाम जो थे ICS को एक ही बार एक ही स्थान पर करवाए जाए, पहले अलग अलग स्थानों पर करवाए जाते थे, ठीक है। और आर्म्स एक्ट के विरोध में इन्होंने काम किया, आर्म्स एक्ट जो था वो, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया, बाद में संशोधन करना पड़ा सरकार को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दिसंबर 1883 के अंदर इसका पहला सम्मेलन हुआ था, तो कलकत्ता में। किसका सम्मेलन हुआ था? इसी का, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का पहला सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1883 में, और कलकत्ता में हुआ था साथियों। बाद में इसका विलय हो गया था कांग्रेस के अंदर 1886 के अंदर। 1885 के अंदर कांग्रेस बन गई थी, और कांग्रेस के बनने के बाद में जो इसके लीडर थे मेन, आनंद मोहन बोस और ये क्या बोलते हैं सुंदरनाथ बनर्जी, सबको पता है कांग्रेस के मेन लीडर यही थे स्टार्टिंग में। तो इन्होंने समर्थन दे दिया था अपना कांग्रेस को, तो इसका विलय कांग्रेस में ही हो गया था 1886 में, 1 साल के बाद। क्लियर? और देखते हैं बम्बई में, अभी हमने बंगाल की बात किया, हम देखते हैं बम्बई के अंदर कौन कौन से उस समय का बम्बे प्रेसिडेंसी में क्या क्या हुआ। 26 अगस्त 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हुआ साथियों, बॉम्बे एसोसिएशन। इसके उद्देश्य भेदभाव का विरोध, जो ब्रिटिशर्स भेदभाव करते थे ना इंडियंस के साथ में, हर तरह से सेना में भी, जुडिशरी सिस्टम में भी, न्यायपालिका कार्यपालिका सभी भेदभाव करते, तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और ज्ञापन दिया ब्रिटिशर्स को इस चीज़ को लेकर। जैसे आज भी आंदोलन होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मजिस्ट्रेट होता है, या DM कह सकते हैं, कलेक्टर कह सकते हैं, उसको ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन सोचा, अपनी मांग पत्र कह सकते हैं ज्ञापन को, एक प्रकार से अपने ये सर ये हमारी डिमांड है, ये हमारे कुछ मांगे हैं, इनको पूरा करने के लिए आप इसके ऊपर देखो, जरा फॉलो कीजिए। तो वो फिर देखते हैं जो भी हो पाता उनसे, ठीक है। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में साथियों आप देख लेना। MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। और ये संस्था ऐसी संस्था थी जो ब्रिटिश सरकार में और आम जनता के बीच में एक कड़ी का काम करती थी, एक सेतु का, एक पुल का काम करती थी। जनता की आवाज़ को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम करते थे। क्योंकि MG रानाडे जो थे ना साथियों, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और ये मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम के अंदर, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए इनका वो मानते थे इनकी बातों को ब्रिटिश अधिकारी। क्लियर हो गया। 1885 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी साथियों। इसका निर्माण करता हूं मैं थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग, ये 3 इसके मेजर फाउंडर मेंबर थे। कौन कौन? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग, ये 3 इसके मेजर फाउंडर मेंबर थे। और मद्रास में क्या साथियों, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन हुआ। इसकी एक शाखा थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक ये शाखा थी। और 1884 के अंदर मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ, जो दक्षिण भारत में थी। दक्षिण भारत की मद्रास एक प्रेसिडेंसी थी, सबको पता है, होना चाहिए इस चीज़ का। और उसमें गठन में किसका सहयोग था? MV राघवाचारी। कौन कौन थे? MV राघवाचारी, B सुब्रमण्यम और आनंद मोहन चार्लू, ये 3 इसके मेजर फाउंडर मेंबर थे। तो ये कुछ आज हमने डिस्कशन किया साथियों, मेजर कुछ राजनीतिक संस्थाएं कांग्रेस और कांग्रेस के समकालीन और कांग्रेस से पहले 1857 की क्रांति के बाद और कांग्रेस की स्थापना से के समकालीन रूप से पहले का ये जो टाइम पीरियड 1857 से 1885 के बीच का, इस दौरान जो कौन कौन से राजनीतिक संस्थाएं हुई थी, किन किन लोगों ने उनमें भाग लिया था, फाउंडर मेंबर कौन कौन थे, उनके क्या क्या उद्देश्य है, 3 चीज़ें आपने देखनी है इन चीज़ों को, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे खत्म हो जाता है साथियों, इसको थोड़ी डिटेल बची है, वहाँ टेलीग्राम पोस्ट कर दूँ, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे,
नए जोश और नई जुनून के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद और जय भारत।